दोस्तों आज हम एक खतरनाक क्राइम मिस्ट्री मूवी देखने वाले हैं। कोलकाता की शांत रातें अचानक ही खून से लाल होने लगती है। शहर में एक से बाद एक रहस्यमय हत्या होने लगती है और पुलिस के हाथ एक भी सुराग नहीं लग रहा था। हर मृत शरीर के पास बस एक छोड़ी हुई पर्ची मिलती है। शुरुआत में ये सब कुछ एक पागलपन जैसा लगता है, लेकिन जल्द ही समझ में आता है कि ये लाइनों का कोई इशारा नहीं है, बल्कि किसी गहरे उद्देश्य का हिस्सा है। सिटी पुलिस इस केस से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि कातिल हमेशा एक कदम आगे रहता है। न कोई चूक, न कोई निशान। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि हत्या करने वाला कोई आम साधारण सा इंसान नहीं, बल्कि उसकी पहचान रहस्य में डूबी हुई है। अब जैसे जैसे और भी खून होने लगते हैं, शहर में डर का माहौल फैल जाता है। तो आखिरकार ये सीरियल किलर कौन है और लोगों को क्यों मार रहा है? इसके पीछे कौन से काले राज छुपे हैं? यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है बोरफी। इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक स्कूल में प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। एक छोटा लड़का प्रिंसिपल के कमरे में आता है और उन्हें कुछ देता है। वो मैडम कहता है तो प्रिंसिपल उसे कहती है कि देखो, मुझे मैडम मत बोलो, दीदी बोलो, और तुम इसी स्कूल में दाखिला ले लो। मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी, तुम भी तुम्हारे पिता से कहो कि तुम्हें इस स्कूल में भर्ती कराए। यहाँ पर मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो वो छोटा लड़का ठीक है ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। ये सीन यहीं पर कट होता है और उसके अगले सीन में हम एक लड़की को दिखाया जाता है। जब ये लड़की सड़क से चल रही होती है तो वहाँ पर अचानक ही कुछ 4-5 बदमाश लड़के आ जाते हैं और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लकीली वहाँ पर सूर्या नाम का एक लड़का आता है। वो उन लड़कों से जोरदार फाइट करता है और उन्हें वहाँ से भगाकर उस लड़की को बचा लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल के घर पर। वो किसी के लिए चाय बना रही होती है। किसके लिए? तो सूर्या के लिए। दरअसल दोस्तों सूर्या प्रिंसिपल का छोटा भाई होता है। अब सूर्या जब चाय पीने ही वाला होता है तभी उसे किसी का फोन आता है। वो कहते हैं कि जरूरी काम है, जल्दी से आ जाओ। तो सूर्या भी अपनी दीदी से कहता है कि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम गुस्सा मत करना, मैं जाकर आता हूँ और बाद में चाय पी लूंगा, ये काम बहुत ही जरूरी है। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब उसी रात हम प्रिंसिपल को देखते हैं। उस जगह पर एक राजनेता आता है और यहाँ पर उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर वो वहाँ से निकलकर अपने घर पर जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नेता जिस अपार्टमेंट में रहता है, ये जगह बहुत ही सुरक्षित है। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा होता है। अंदर जो कोई भी जाता है पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस लिए आए हो, कौन हो, इस सब के बारे में पूछती है और उसके बाद ही अपार्टमेंट के अंदर जाने की अनुमति देती है। अब इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पिज्जा डिलीवरी करने के लिए कोई आता है जिसने हुडी पहनी हुई थी और उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। वो पुलिस से कहता है कि मुझे राजनेता के घर पर पिज्जा डिलीवरी करने के लिए जाना है। तो पुलिस अंदर कॉल करके इसके बारे में पूछती है। तो वो नेता अपने बेटे से पूछता है तो उसकी बेटी हाँ कहती है। अब पिज्जा डिलीवरी करने के लिए उस व्यक्ति को अंदर भेज दिया जाता है। वो सीधा ऊपर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। लड़की दरवाजा खोलती है और पिज्जा ले लेती है। तो वहाँ पर वो नेता पैसे देने के लिए आता है और तभी हम यहाँ पर डिलीवरी करने वाले को देखते हैं। वो एक लड़की होती है। वो लड़की कहती है कि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। ऐसा कहकर उसे बैठने के लिए कहता है और खुद पानी लेने के लिए अंदर जाता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर मंत्री की पत्नी आती है। उस लड़की को हॉल में बैठा हुआ देखकर वो अपने पति यानी कि उस नेता को खूब लताड़ती है। कहती है कि ये एक शादी की उम्र की बेटी है और तुम अभी तक सुधर नहीं रहे हो जो इसे अंदर लेकर आ गए। ऐसा कहकर चिल्लाने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक ही डिलीवरी करने आई वो लड़की वो अपने साथ चाकू लेकर आई होती है। वो तुरंत ही उस चाकू से गर्दन पर वार करती है और बस मंत्री की पत्नी की वही मौके पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर मंत्री की बेटी चिल्लाना शुरू कर देती है। तब वो लड़की मंत्री की बेटी के गर्दन पर चाकू रखकर उसे कहती है कि अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तो डर के मारे वो लड़की चुप हो जाती है। इतने में वहाँ पर वो मंत्री आता है और ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। अब वो लड़की उसे एक वीडियो देखने के लिए कहती है कि देख ये वीडियो, और अब मैं जैसा कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। उसके फोन पर वो वीडियो चलने लगती है और उस वीडियो को देखकर वो आदमी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर वो लड़की उस मंत्री से कहती है कि अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी, लेकिन अगर तुम मरने के बाद भी तुम्हारी इज्जत नहीं गंवाना चाहते तो तुम खुद ही लैपटॉप पर टाइप करो कि इन सारी हत्याओं का जिम्मेदार मैं हूँ। अपनी पत्नी और बेटी को मैंने ही मारा है और उसके बाद मैं भी आत्महत्या कर रहा हूँ। ये सब टाइप करके तुम खुद ही मर जाओ, वरना मैंने जो वीडियो दिखाया था वो लीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो मंत्री की बेटी को भी मार देती है और तेजी से वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर उस नेता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत ही घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है। एक तरह से उसे झटका ही
लग गया था। फिर वो अपना लैपटॉप उठाता है, उसमें सब कुछ टाइप करता है और उसके बाद खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देता है। इसी घटना के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें डिलीवरी करने आई उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है कि वो लड़की कौन है। तो यहाँ देखने पर पता चलता है कि वो तो स्कूल की प्रिंसिपल है। अब ये यहाँ पर क्यों आई, उसने इन लोगों को क्यों मारा, ये सब कुछ हमें आगे पता चलेगा। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंसिपल को स्कूल में बैठा हुआ देखते हैं। वो ऐसे बैठी होती है जैसे कि कुछ जानते ही नहीं हो। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो उसे बुलाकर बिठाती है। कहती है कि यहाँ के सोसाइटी के बड़े बड़े घर के अंदर के लोग मर रहे हैं, उन्हें कोई मार रहा है या फिर हादसा हो रहा है, इसलिए हमें स्कूल की सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट करनी होगी। जरा तुम इस काम पर ध्यान दो। अब ये बात कहने के बाद वो उसे आगे पूछती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे को इस स्कूल में भर्ती करने के लिए कहा था, क्या तुमने करवा दिया? वो कहता है कि हाँ मैंने करवा दिया, आज ही लाकर भर्ती कराया है। तो प्रिंसिपल ठीक ऐसा कहती है और उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से भेज देती है। उसके बाद स्कूल खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम प्रिंसिपल के भाई सूर्या को देखते हैं। वो कहता है कि दीदी कल नाटक है और नाटक के लिए तुमने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की और इतनी शांति से चुपचाप क्यों बैठी हो? अब अपने भाई के जवाब के तौर पर वो भाई के सामने जोरदार एक्टिंग करके दिखाती है। तो ये सब कुछ देखकर उसका भाई तो हैरान ही हो जाता है। दरअसल दोस्तों सूर्या एक कम्युनिस्ट होता है और उसकी दीदी भी शायद कम्युनिस्ट से जुड़े हुए किसी नाटक में एक्टिंग करने वाली होती है। जब वो अपनी एक्टिंग करके दिखाती है तो उसका भाई तो हैरान होकर देखता ही रह जाता है। उसके बाद वो अपने भाई से कहती है कि चाहे जितने भी रूल्स आ जाए लेकिन यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे। अभी भी एक राजनेता गरीबों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना लड़ रही हूँ, पर पता नहीं उन गरीबों की जमीन वापस दिला पाऊंगी या नहीं। ये कहने पर उसका भाई उसे कहता है कि दीदी आप चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा, आप कर सकती हो। यानी कि दोस्तों शायद ये नाटक के जरिए लोगों को समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ जागरूक करते हैं, उस तरह का नाटक दिखाकर। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर सूर्या की गर्लफ्रेंड आती है। तो प्रिंसिपल अनु कहती है कि ठीक है तुम लोग बात करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर अनु वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्या और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मंत्री के घर पे, जिस राजनेता को अनु मारकर आई थी। अब उस जगह पर पुलिस आई होती है। तो वहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर जिसका नाम होता है सुजाता, वो यहाँ पर सब कुछ चीजें ऑब्जर्व करती है। अब वहाँ पर एक लैपटॉप रखा होता है। लैपटॉप को चेक करने पर उसमें लिखा होता है कि मैंने ही अपने परिवार को मारा है और उसके बाद मैंने आत्महत्या कर ली, मुझे 1000 समस्या है, इस तरह से कुछ ऊपर ऊपर से लिखा होता है। अब ये देखकर यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं होता। फिर वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, जब उन्होंने खुद ही आत्महत्या की नोट लिखकर अपनी जान दे दी है तो यहाँ पर हम कर ही क्या सकते हैं। हमारे फॉरेंसिक टीम को आने दो, अगर वो कुछ पता लगा पाते हैं तो हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहकर वो डेड बॉडी को भिजवा देते हैं। अब सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस वालों को पूछने पर वो बताती है कि आखिरी बार एक डिलीवरी बॉय यहाँ पर आया था जिसने पिज्जा डिलीवरी की थी। तो पिज्जा डिलीवरी करने के लिए कौन आया था? पुलिस वहाँ पर आए हुए डिलीवरी बॉय को पकड़ती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक आदमी है। पुलिस उस आदमी को पकड़कर पूछताछ करती है। वो कहता है कि मैडम मैं वहाँ पर गया था, पिज्जा डिलीवरी करके वापस आ गया, मैं पैसे लेकर चला गया था, मुझे और कुछ नहीं पता। अब दरअसल दोस्तों वो झूठ बोल रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रास्ते में ही हीरोइन यानी कि प्रिंसिपल ने उसे रोक लिया था। वो उसे रोककर मारती पीटती है, धमकाती है और फिर वो उसके जगह पर उस बिल्डिंग में जाकर हत्या करके आई थी। उसने डिलीवरी बॉय को धमकी भी दी थी कि देखो पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी, लेकिन कोई भी पूछे तुम यही कहना कि तुम ही डिलीवरी करके आए थे। अगर तुमने इसके अलावा और कुछ कहा तो मैं तुम्हें इस हत्या में मदद करने वाला बताकर इसमें फंसा दूंगी, देख लेना, मुझे हल्के में मत लेना। ऐसा कहकर हीरोइन उसे डराकर चली गई होती है। इसलिए वो मजबूर होकर हीरोइन के डर से यही कह रहा था कि मैं ही जाकर डिलीवरी करके आया। अब ये सीन यहीं पर कट होता है। उसके बाद हमें बिंदु नाम की एक बहुत बड़े मंत्री को दिखाया जाता है। वो भारी सुरक्षा बल के साथ पुलिस स्टेशन में आती है और चीफ से मिलती है। कहती है कि किसी ने मेरे आदमी के घर में घुसकर उसे मार दिया, क्या तुम लोग अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए? सीनियर पुलिस ऑफिसर यानी कि चीफ कहता है कि मैडम वो हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। बिंदु कहती है कि अरे बेवकूफ, क्या तुम्हें यह आत्महत्या लगती है? और वो आत्महत्या क्यों करेगा? अगर उससे कोई समस्या थी तो वो खुद को मारना चाहेगा, अपने पूरे परिवार को क्यों मारेगा? जरा इसके बारे में सोचो। उन सब लोगों को जरूर किसी ने मारा है, उसका पता लगाओ, वरना मैं तुम लोगों का क्या करूंगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। शुरुआत से अच्छी तरीके से जांच करो। ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाती है। अब दोस्तों उस मंत्री बिंदु के दो सहायक राजनेता होते हैं जो कि उसके चमचे जैसे थे। अब यहाँ पर उन्हें दिखाया जाता है। अब जो पहला नेता मरा था वो और ये दोनों, ये सब मंत्री बिंदु के नीचे पार्टी में महत्वपूर्ण लोग होते हैं। उनसे ऊपर कौन था
तो वह राजनेता जो मरा था अब वो मर गया है, या फिर मान लीजिए किसी ने उसे मार दिया है। ये दोनों मंत्री आपस में बात करने लगते हैं कि अब सिर्फ तुम और मैं बचे हैं। अगर हम उस बिंदु को भी खत्म कर देते हैं तो हमें ही मंत्री पद मिलने की संभावना है। हम बारी बारी से मंत्री बन सकते हैं, या फिर अगर कोई एक भी मंत्री बन गया तो बाकी सब कुछ हड़प सकते हैं। इस तरह से योजना बनाते हैं कि उस बिंदु को कैसे मारा जाए, यानी कि ये लोग बिंदु को खत्म करने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं बिंदु अपने सारे राजनेताओं को बुलाकर एक मीटिंग रखती है। वो कहते हैं कि हम कैसे जीतेंगे, हमारे खिलाफ कौन कौन है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा चल रही होती है, और इसमें वो दोनों जिन्होंने बिंदु को मारने की योजना बनाई थी वो दोनों भी नेता शामिल होते हैं। और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उनकी ये मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद उन दोनों नेताओं में से एक राजनेता सीधा जाकर हीरोइन से मिलता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो हीरोइन के साथ कुछ गलत काम करने की सोचकर आया था, लेकिन हीरोइन चुप नहीं बैठती और चाकू लेकर उस पर वार करके उसकी हत्या कर देती है। अब हत्या करने के बाद वो उसे गुस्से से देख रही थी, तो उसके पीछे हम किसी को देखते हैं। वो कौन है? तो वो सूर्या की गर्लफ्रेंड होती है। तो क्या ये सब लोग मिलकर हत्या कर रहे हैं? लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने हुडी पहनी थी। वो आदमी उस डेड बॉडी के ऊपर चाकू से वार करता है और उसका प्राइवेट पार्ट कट करके निकाल लेता है। फिर उस डेड बॉडी को कहीं पर फेंक दिया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं पुलिस को किसी सुनसान जगह पर वो डेड बॉडी मिलती है। सुबह सभी लोग यहाँ पर उस डेड बॉडी को देखते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है कि इस आदमी का प्राइवेट पार्ट कट किया गया है। इसके अलावा उस हत्यारा ने एक छोटे से कागज पर हरे कृष्णा हरे राम लिखकर रखा होता है। अब ये सीन कट होने के बाद हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। प्रेस, मीडिया रिपोर्टर लेडी पुलिस ऑफिसर से सवाल करने लगती है कि क्या ये एक सीरियल किलिंग है। वो ऑफिसर कहती है कि नहीं, पहले जो राजनेता मरा उसने आत्महत्या की है। शायद उसे कोई व्यक्तिगत समस्या होगी, या फिर परिवार में, या फिर पॉलिटिक्स में कोई टेंशन की बात होगी। उस केस की जांच चल रही है, लेकिन उसने आत्महत्या की है ऐसा नोट में लिखा है, और उसने अपने पत्नी और बच्चों को भी मारा है। और रही बात इस दूसरे राजनेता की, तो हाँ, इसे किसी ने मारा है। हम उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतने में उस लेडी पुलिस ऑफिसर के फोन पर हरे कृष्णा हरे रामा का मैसेज आता है, और वो भी अननोन नंबर से। उस मैसेज को देखकर वो तो हैरान हो जाती है। फिर वहाँ से वो अपने चीफ से जाकर मिलती है। वो कहती है कि हम इस केस को हल नहीं कर पाएंगे, आप अपने दोस्त से मदद मांगिए, सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। चीफ भी सोचकर ठीक ऐसा कहता है, और उसके बाद हमें कहानी के हीरो अभिजीत और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है। फोन करके बुलाने पर वो सीधा मिलते हैं। चीफ अभिजीत से पूछता है कि क्या तुम ये केस लोगे? तो वो कहता है कि नहीं, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब मैं डिपार्टमेंट के काम नहीं करूंगा, अब मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। चीफ कहता है कि देखो, मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट में बहुत सारे गैर कानूनी काम होते हैं, बहुत बुरा और गंदा माहौल है, इसलिए तुम डिपार्टमेंट छोड़कर चले गए थे। मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब मैं लगभग रिटायर होने वाला हूँ। रिटायर होने से पहले अगर मैंने इस केस को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये ठीक बात नहीं होगी। प्लीज मेरे लिए इस केस को ले लो। तो यहाँ पर अभिजीत का असिस्टेंट पूछता है कि क्या इस केस को सॉल्व करने के बाद हमारे सर की खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी? चीफ कहता है कि वो वापस मिलेगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कल प्रेस मीटिंग बुलाऊंगा। प्रेस मीडिया रिपोर्टर को बुलाकर कहूंगा कि आगे से इस केस की जांच तुम करने वाले हो। आधिकारिक तौर पर यह केस तुम्हें दिया जा रहा है, और मैं ये सब कुछ प्रेस के सामने ही कहूंगा। उसके बाद तुम्हारे सर को फिर से पहचान मिल जाएगी। लोग जरूर तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम जो करोगे वही लोगों तक पहुंचेगा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद अभिजीत ठीक ऐसा कहकर उसकी बात मान लेता है। अब अगले दिन चीफ प्रेस को बुलाता है। इस केस को अब से अभिजीत को सौंपा जा रहा है। इस पर प्रेस वाले पूछते हैं कि क्या पुलिस हत्यारे को नहीं पकड़ सकती? क्या पुलिस जांच नहीं कर सकती? चीफ कहता है कि जब पिछले साल ये ऐसे ही केसों की जांच कर रहा था और उसने पुलिस की बहुत मदद की थी, तब ये जोरदार जांच करता था। बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, चाहे हत्या का केस कैसा भी हो, ये उसे जल्दी खत्म करने में माहिर है। ऐसा आप लोगों ने कहा था और उसकी तारीफ भी की थी, और अब यहाँ पर ये केस उससे क्यों दे रहे हो? इस तरह के गैर जरूरी सवाल पूछकर टाइम वेस्ट कर रहे हो। लगता है तब भी आप लोगों ने दो तरफा बोला था और अब भी वही कर रहे हो। अभिजीत पुलिस के लिए काम कर रहा है और केस सॉल्व करने में मदद कर रहा है। यही बात हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद दोस्तों हीरो अभिजीत और उसके असिस्टेंट की जांच शुरू हो जाती है। वो किसी पते की तलाश में एक जगह पर घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक महिला आती है और वो प्रिंसिपल हीरोइन होती है। क्या ये जगह आपको पता है? ऐसा पूछने पर वो उन्हें उस तरफ इशारा करती है। रास्ता दिखाकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब उस महिला को देखकर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अभिजीत इस बात को नोटिस तो करता है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके आगे निकल जाता है। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अभिजीत और उसके असिस्टेंट ने अब तक क्या क्या पता लगाया था यह हमें दिखाया जाता है। अब जिस राजनेता की प्राइवेट पार्ट काटकर हत्या की गई थी, उसकी लाश के पास हरे कृष्णा हरे रामा लिखा हुआ मिला था। उसके अलावा इससे पहले जिस आदमी की हत्या हुई थी, उसके पिज्जा बॉक्स के बिल के पीछे भी हरे कृष्णा हरे रामा लिखा हुआ मिला था, जिससे कि पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी।
हीरो अभिजीत और उसके असिस्टेंट ने ये सब कुछ ढूंढा था। इसके अलावा हत्यारा अंदर आकर किसी को पता लगे बिना कैसे हत्या कर सकता है। और दूसरी बात, उस दिन राजनेता के घर पर जो कैमरास लगे थे वो काम नहीं कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरास अचानक से बंद हो गए थे। तो ये सब कुछ उस हत्यारे को कैसे पता चला? ये पूछने पर अभिजीत कहता है कि क्योंकि हो सकता है कि हत्यारे के उस राजनेता से अच्छी जान पहचान हो। राजनेता क्या करता है क्या नहीं, घर में कितने कैमरास है, क्या वो खराब हो चुके हैं नहीं, इस हद तक यानी अंदर तक जानने वाला कोई उसका करीबी ही व्यक्ति हो सकता है जिसने उसकी हत्या की है। अब उसके बाद हमें हीरोइन प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। वो अपने भाई को बिठाकर कुछ पूजा वगैरह कर रही होती है और उत्तर भारत में भाई के लिए इस तरह की पूजा की जाती है। अगर आपको इसके बारे में पता है ये कौन सी पूजा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब पूजा शुरू हो जाती है और बगल में उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी हुई थी। उसी समय बाहर से कोई आवाज आती है, कोई उन्हें बुला रहा था। सूर्या कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर वो बाहर आ जाता है। अब वहाँ पर बाहर दो लड़के आए होते हैं और कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, ऐसा कहते हैं। तो सूर्या कहता है कि नहीं नहीं, अभी मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा के खत्म होने के बाद आता हूँ। वो कहते हैं कि पूजा खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तुरंत ही हमारे साथ चलना होगा। ऐसा कहकर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। भाई अपने दीदी से कहता है कि दीदी मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, माफ करना, वो काम करके मैं वापस आता हूँ। अब उसी समय प्रिंसिपल को भी किसी का फोन आता है। वो फोन उठाकर ठीक है मैं आती हुई ऐसा कहकर फोन कट कर देती है। अब उसके अगले सीन में हमें तीसरे राजनेता को दिखाया जाता है। यह आदमी किसी पार्टी में आया होता है और वहाँ की लड़कियों के साथ मजे से डांस वगैरह कर रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद वो कहता है मैं किसी काम से अकेले जा रहा हूँ, कोई बॉडीगार्ड या फिर पुलिस वाला मेरे पीछे ना आए। और वो कार में बैठकर निकल जाता है। अब कार के अंदर देखते हैं तो हीरोइन बैठी होती है। जब वो रात के समय अकेले पुल के ऊपर से जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं। अब कार रुक जाती है। नेता उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो भी आएगा मैं उसे देख लूंगा। ऐसा कहकर राजनेता कार से उतरता है और पूछता है कि तुम कौन हो। उसी समय हीरोइन चाकू लेकर आती है और पीछे से वार करके उस नेता की हत्या कर देती है। ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि हमारा हीरो अभिजीत और उसका असिस्टेंट इस केस की जांच करने के लिए किसी जगह पर आए होते हैं। वो वहाँ पर पूछताछ कर रहे होते हैं। अब अभिजीत वहाँ सड़क पर खड़ा होता है तो उसी समय कोई जानबूझकर अभिजीत से टकराकर आगे जाता है और वो उसे सॉरी भी नहीं बोलता, तेजी से आगे भागने लगता है। अब ये मुझसे टकराकर भाग क्यों रहा है ये सोचकर अभिजीत भी उसका पीछा करने लगता है। उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। वो आदमी गलियों से नुक्कड़ों से भागकर आगे बढ़ता है। तभी दोस्तों अभिजीत और उसका असिस्टेंट रास्ते में देखते हैं कि आखिरी बार जिस तीसरे राजनेता की हत्या हुई थी उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी थी। उसे देखकर ये दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। सोचते हैं कि क्या वो आदमी हमसे जानबूझकर टकराया था और शायद वो हत्यारा ही है। वो जानबूझकर हमें डेड बॉडी दिखाने के लिए यहाँ तक ले आया। अब वो देखते हैं और सोचते हैं कि इसमें भी हरे कृष्णा और हरे रामा लिखा है। तो देखने पर वहाँ पर लिखा होता है कि तुम दौड़कर मुझे पकड़ नहीं सकते, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। यानी कि अब ये सब कुछ एक पक्का प्लान था। ये देखकर अभिजीत भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम को तुरंत ही बुलाओ। उसके बाद वो लोग कार में बैठकर आगे निकल जाते हैं। अभिजीत कहता है कि डेड बॉडी के हाथ में घड़ी है, शायद वो किसी झटके की वजह से कल रात 2 बजे रुक गई होगी, यानी कि शायद रात के 2 बजे किसी ने उसकी हत्या कर दी। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ हो सकता है। अब रास्ते में असिस्टेंट उतरकर चला जाता है। अभिजीत कार में आगे जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे डोमिनोज पिज्जा की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान के बाहर राधा कृष्ण की मूर्ति रखी होती है और ये देखते हुए उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत ही उस दुकान के अंदर जाता है और कहता है कि मुझे दुकान की कैमरा के सीसीटीवी फुटेज देखने हैं, खास कल रात के। वो आदमी कहता है कि सर फिलहाल तो हमारे कैमरास बंद है, यानी कि खराब हो चुके हैं। अगर पुराने फुटेज देखनी है तो मरम्मत करने के बाद ही देखी जा सकती है। आप अपना नंबर देकर जाइए, ठीक होने के बाद हम खुद आपको कॉल करेंगे। तो ठीक है कहकर अभिजीत वहां से निकल जाता है। उसी समय उसके असिस्टेंट का उसे कॉल आता है। वो बताता है कि पुलिस आकर डेड बॉडी लेकर चली गई और जांच करने पर उन्हें पता चला है कि रात के 2 बजे ही उस नेता की हत्या होने की संभावना है। आपने सही अंदाजा लगाया था। हत्या करने के बाद उसने डेड बॉडी को ऐसी जगह पर छुपा कर रखा जहाँ किसी की नजर न पड़े और फिर आपको वहां पर दौड़ाकर ले जाकर दिखाया। इसका मतलब यह है कि वो हमें खुली चुनौती दे रहा है। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि वो खुद हत्यारा है, क्योंकि हत्यारा इस तरह से सीधे आकर जोखिम नहीं लेगा। जो आया था वो हत्यारे का कोई आदमी होने की संभावना है। अभिजीत कहता है कि ठीक है, अब आगे जो कुछ भी होगा हम आमने सामने मिलकर बात करेंगे। ऐसा कहकर बाद में वो दोनों ऑफिस में मिलते हैं। अभिजीत कहता है कि जो हत्याएं हो रही है इनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। शायद हम किसी पॉइंट को मिस कर रहे हैं। क्या कनेक्टिंग पॉइंट है ये पता लगाना होगा। तो इस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि सभी हत्याएं सिर्फ रात के समय में हो रही है और मरने वाला जो कोई भी है वो राजनेता है।
जो 3 लोग मरे हैं वो सभी एक ही पार्टी के राजनेता है। और एक बात, जब भी हत्या होती है वहाँ के सीसीटीवी कैमरास बंद होते हैं या फिर ठीक से काम नहीं करते। यही मुख्य कनेक्टिंग पॉइंट है। अभिजीत कहता है कि ये नहीं, कोई और मिलता जुलता पॉइंट है तो देखो, खासकर इस केस से जुड़ा हुआ सिमिलर कोई अजीब सा केस है तो देखो। इस पर असिस्टेंट वैसे केस ढूंढने लगता है तो उससे एक 2017 का केस मिलता है जिसमें एक लड़की मरी थी। वो कैसे मरी, क्यों मरी, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और वो लड़की रात के समय ही मरी थी, लेकिन वो केस बिना पूरा हुए वैसे ही पड़ा रहा। तो अभिजीत कहता है कि ठीक है, उस केस के बारे में जांच करते हैं। ऐसा कहकर वो उस लेडी पुलिस ऑफिसर को कॉल करके उस केस की सारी जानकारी मांगता है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ जानकारी देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर असिस्टेंट ये भी पता लगाता है कि अब तक जितने भी राजनेता मरे हैं वे सभी किसी न किसी स्वतंत्रता दिवस पर मरे हैं, यानी कि अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ वहाँ किसी देश का कोई स्वतंत्रता दिवस था। जिस दिन वो दिन था उसी दिन एक एक करके लोग मरे हैं। सारी हत्याएं स्वतंत्रता दिवस पर ही हुई है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं वो लेडी पुलिस ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, अभिजीत और असिस्टेंट ये सभी लोग एक जगह पर मिलते हैं। उस लड़की के केस के मामले में जो फाइल मांगी होती है वो यहाँ पर लाई जाती है। तब चीफ पूछता है कि राजनेता जिसने आत्महत्या की थी उस केस का और इस लड़की के केस का क्या संबंध है? तुम इन दोनों केसों को एक साथ क्यों जोड़कर देख रहे हो? अभिजीत कहता है कि मुझे लगता है निश्चित रूप से वो आत्महत्या नहीं थी, वो भी हत्या ही थी। जो हत्या इसी हत्यारे की हो सकती है, इसलिए मैं उसे सभी के साथ जोड़कर उस केस को भी खत्म करना चाहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हम इस केस में कोई जरूरी पॉइंट चूक रहे हैं जो हमारे नजर में नहीं आ रहा है। अगर हम सिर्फ उस पॉइंट को ढूंढ लेते हैं तो आसानी से हत्यारे तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर असिस्टेंट कहता है आज 23 तारीख है, जापान का स्वतंत्रता दिवस। तो वो लोग कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो, हत्यारा आज भी किसी की हत्या करने वाला है? असिस्टेंट कहता है कि हाँ, हो सकता है। अब वो उस लड़की के केस की फाइल लेते हैं। ये लड़की कौन है, क्या है, पता नहीं था। इस लड़की की फोटो न्यूज में डाल देते हैं, न्यूज मीडिया में टेलीकास्ट करते हैं ताकि उसे देखकर कोई जान पहचान वाला उनसे संपर्क करे। अब उसके थोड़ी देर बाद में अभिजीत जिस पिज्जा की दुकान पर गया था जहाँ से उसने फुटेज मांगी थी वहाँ से उसे कॉल आता है। तो अभिजीत अकेले वहाँ पर पहुँचता है और पूछता है कि क्या बात है। तब उस दुकान पर काम करने वाला लड़का उससे एक आदमी से मिलवाता है। कहता है कि ये हमारी दुकान के पुराने मैनेजर है, इनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूछने पर वो मैनेजर बताता है कि सर, आपने जो फोटो टेलीकास्ट की थी वो लड़की कुछ समय पहले, बल्कि बहुत साल पहले यहीं पर काम करती थी, डिलीवरी गर्ल्स के तौर पर। ऐसा कहकर वो कहानी बताना शुरू करता है। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में। हम उस लड़की को देखते हैं। ये लड़की रात के समय में डिलीवरी करने के लिए पिज्जा लेकर निकलती है। रास्ते में उसे उसका फ्रेंड मिलता है। वो उसे कहता है कि क्या बात है, तुम्हें बहुत देर हो गई, क्या तुम इतनी रात गए ये काम अकेले कर पाओगी? वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं कर दूंगी, ये मेरा आखिरी ऑर्डर है, इसे खत्म करके मैं घर चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर वो उस लड़के को बाय कहकर निकलती है। अब वो लड़की सीधा पहुंचती है मंत्री बिंदु के घर पर। आज स्वतंत्रता दिवस होता है, इसलिए यहाँ पर जोरदार पार्टी चल रही थी। सब लोग शराब पी रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। तो यहाँ पर वो लड़की पिज्जा डिलीवरी करने के लिए आती है। उसे देखकर ये लोग उस लड़की को अंदर खींच लेते हैं। वहाँ पर जो 4-5 नेता लोग होते हैं वो इस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रखे गए एक मोबाइल में ये सब कुछ इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हो जाता है। और दरअसल ये मोबाइल हीरोइन के भाई सूर्या का होता है। सूर्या नेता लोगों के साथ कार्यकर्ता के तौर पर काम करता था, लेकिन उसे नेता इतने घटिया लोग हैं ये नहीं पता था। उनके काले करतूतों के बारे में वो नहीं जानता था। उसके अगले दिन हम देखते हैं मंत्री बिंदु सभी आदमियों को बुलाकर उन्हें डांटती है। कहती है कि पिज्जा खाने के लिए ऑर्डर किया था और तुम लोगों ने डिलीवरी करने आई लड़की के साथ अन्याय कर दिया। ऐसा कहकर उन सभी लोगों पर चिल्लाती है। लेकिन ये घटिया नेता, हमने नशे में आकर ये सब कुछ किया, हमें माफ कर दो, ऐसा कहने लगते हैं। फिर बिंदु कहती है कि तुम लोग डेड बॉडी को किसी तरह से ठिकाने लगाओ, पुलिस जांच न करे ये मैं देखती हूँ, और उस लड़की को जो भी खोजने की कोशिश करेगा उन सबको तुम लोग देख लेना, क्योंकि अब जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव में मैं जीतना चाहती हूँ, लेकिन अगर ये बात लोगों के सामने आ जाएगी तो मैं जीत नहीं पाऊंगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं उस लड़की की डेड बॉडी को जला दिया जाता है। ये लोग उसके पिता को धमकाते हैं कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया, पुलिस के पास गए, तो हम लोग तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारा पूरा परिवार इसमें मारा जाएगा। ऐसा कहकर उसे दबा देते हैं। मैनेजर को भी धमकाकर उसे पैसे देकर उसका भी मुंह बंद किया जाता है। इस तरह से जिसको भी इस घटना के बारे में पता था, जो भी उस लड़की से जुड़ा था और जो उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करता है, ये नेता लोग सभी लोगों को ढूंढकर धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अब एक दिन सूर्या अपने मोबाइल में वो वीडियो देख लेता है। वो सोचता है कि उसे कुछ करना चाहिए। उसके बाद वो उस लड़के से जाकर मिलता है, वही लड़का जो उस रात उस लड़की को डिलीवरी करने से पहले मिला था।
दरअसल ये लड़का उस लड़की से प्यार करता था और उस लड़की की मौत की वजह से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो लड़का बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फुट फुट कर रोने लगता है। तब सूर्या उसे वो वीडियो दिखाता है जिसे देखकर वो और भी हैरान हो जाता है। अब वो लड़का उन नेताओं को मारकर अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने की ठान लेता है। वो सूर्या से कहता है कि अगर भविष्य में मुझे कुछ हो जाए तो मेरे सिर्फ पिता है, उनका ख्याल रखना। हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। पुलिस के पास शिकायत करेंगे तो वो मंत्री लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि सारी पुलिस भी मंत्री लोगों के अंडर ही काम करती है। पैसा खाकर वो भी चुप हो जाएंगे। अब उसके बाद वो लड़का नेताओं को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी थी। दरअसल मंत्रियों के आदमी ने उसे मार डाला था। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं। अभिजीत ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाता है। उस पुराने मैनेजर से पूछता है कि क्या वो वीडियो प्रूफ है, तो वो कहता है हाँ, सूर्या के पास होगा। तो अभिजीत कहता है कि मुझे सूर्या का नंबर और एड्रेस दो। तो उससे लेकर वो तुरंत ही सूर्या के घर पर आ जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल बीमार होकर लेटी होती है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारा भाई सूर्या कहाँ पर है। प्रिंसिपल कहती है कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गए, और मेरा भाई कुछ काम से बाहर गया है, फिलहाल तुम यहाँ से बाहर निकलो। इस तरह से अभिजीत को गालियां देने लगती है। अभिजीत कहता है कि देखो, तमीज से बात करो, मुझे सच जानना है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे भाई को नेताओं के मर्डर में फंसा दूंगा। मैं ये सोच लूंगा कि वो इस मर्डर में शामिल है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रिंसिपल बताती है कि पूजा करते समय किसी दो लोगों ने उसे बुलाया था और वो जरूरी काम में कहकर यहाँ से निकल गया। उसके बाद कहाँ गया, उसका क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। उसने मुझे एक भी कॉल भी नहीं किया है। अब अभिजीत कहता है कि ठीक है, मैं देख लूंगा, लेकिन सूर्य यहाँ पर आए तो मुझे कॉल जरूर करना। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब दरअसल दोस्तों, कुल मिलाकर 5 लोगों ने उस लड़की के साथ गलत काम किया था। उनमें से अभी भी 2 लोग जिंदा थे। अब किलर उन लोगों को ढूंढकर उनकी हत्या कर सकता है। और आज जापान का स्वतंत्रता दिवस भी होता है। स्वतंत्रता दिवस पर ही हत्या हो रही थी। ये सोचकर असिस्टेंट एक राजनेता के घर पर जाकर उसे सुरक्षा देता है। अब उसके बाद हम दूसरे घर पर एक राजनेता को देखते हैं जो कुर्सी पर सर को हाथ लगाए बैठा होता है। तभी वहाँ पर हीरोइन आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आता है ट्विस्ट। दरअसल अभिजीत वहाँ पर नेता बनकर बैठा था, जिसे देखकर हीरोइन शॉक रह जाती है। अभिजीत कहता है इतनी दिनों से तुम सब नेताओं को मार रही थी। इस तरह से वो उसके ऊपर गन पॉइंट आउट करता है, लेकिन हीरोइन उसे चालाकी से चकमा देकर उसकी ही गन छीन लेती है। कहती है कि मैं कहाँ मार रही हूँ, मैं अकेले नहीं हूँ, हम सब लोग मिलकर उन्हें मार रहे हैं। ऐसा कहकर वो अपनी कहानी बताने लगती है। दरअसल उसके भाई सूर्या को उन राजनेताओं ने अपने पास बुलाया था कि हम बातचीत करके इस मैटर को सुलझा लेंगे। अब सूर्या उन नेताओं के पास बातचीत करने के लिए जाता है तो वो नेता कहते हैं कि हम उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो तो उस रात हम नशे में थे, इसलिए हमसे वो सब कुछ हो गया, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन अब सूर्या उन लोगों की करतूतों की वीडियो उन्हें दिखाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुम जैसे लोगों को तो मौत की सजा मिलनी चाहिए, और वो भी सभी जनता के सामने। अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का अंजाम क्या होता है। ऐसा कहकर वो वहां से निकलता है। तभी वो नेता लोग सोचते हैं कि अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो इसकी वजह से हम लोग बदनाम हो जाएंगे, फिर हमें पुलिस पकड़ लेगी और हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो तभी वो नेता अपने आदमियों को भेजकर सूर्या को मार डालते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बताती है कि मेरा भाई 2-3 दिन से घर पर नहीं आया, इसलिए हम लोग उसे ढूंढने लगे। तब प्रिंसिपल स्कूल में होती है। तभी वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड आता है, और दरअसल दोस्तों ये सिक्योरिटी गार्ड और कोई नहीं है बल्कि उस डिलीवरी गर्ल का पिता होता है। वो प्रिंसिपल के पास आकर रोने लगता है कि उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ अन्याय किया। उन नेताओं को मारने के बाद ही मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। तब वहाँ पर सूर्या की गर्लफ्रेंड भी होती है। वो उन्हें उस डिलीवरी लड़की का वीडियो दिखाती है, यानी कि इससे पहले सूर्या ने वो वीडियो उसे दिखाया था। अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम इस वीडियो का इस्तेमाल करके उसे इंसाफ दिलाना। वो नेता लोग किसी भी तरह से बचने नहीं चाहिए, उस मासूम लड़की को न्याय मिलना ही चाहिए। अब अपनी बेटी का वीडियो देखकर वो पिता तो हैरान हो जाता है, उसे बहुत ही दुख होता है। और फिर इन लोगों को पता चल जाता है कि उन नेताओं ने प्रिंसिपल के भाई सूर्या को भी मार दिया है। अब ये जानने के बाद ये तीनों लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हम उन सभी नेताओं को एक एक करके मार डालेंगे। और दोस्तों, एक एक करके ये तीनों ही उन सभी लोगों को मारकर उस बेचारे डिलीवरी लड़की के साथ जो गलत हुआ था उसका बदला लेते हैं। और दोस्तों, जो मेन कैरेक्टर दिखाया गया था, जो प्राइवेट पार्ट वगैरह कट करता था, वो और कोई नहीं बल्कि उस लड़की का पिता सिक्योरिटी गार्ड होता है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और डिटेक्टिव अभिजीत को सारी बातें पता चलती है। उसे समझ में आता है कि इन लोगों ने किस तरह से इस प्लान को अंजाम दिया। अब यहाँ पर प्रिंसिपल बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं मार दूंगी, मेरे भाई के हत्यारे के साथ जो भी जुड़ा है उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। अब इतने में ही वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। प्रिंसिपल अभिजीत के ऊपर गन चलाने वाली थी, लेकिन वो लड़का असिस्टेंट प्रिंसिपल के ऊपर गोली चला देता है, तो प्रिंसिपल की वही मौके पर मौत हो जाती है। फिर कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि
ये सारा केस जनता के सामने आ जाता है। आखिर में पुलिस उस नेता बिंदु को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अभिजीत सोचता है कि हमें यहाँ पर सूर्या की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली, वो कहाँ गई होगी। उसे देखने के लिए जब वो लोग प्रिंसिपल के घर में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें दीवार पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वहाँ कुछ जगहों को तोड़कर देखने पर अंदर हड्डियां निकलती है। दरअसल दोस्तों प्रिंसिपल के भाई सूर्या का कंकाल था। जब प्रिंसिपल को अपने भाई की डेड बॉडी मिली थी तो उसने अपने भाई को अपने ही घर में दफन कर दिया था। और इसी पॉइंट पर यह कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।